अब मुझे लगता है कि एक सवाल मैं सिफोलॉजिस्ट होने पर भी पूछना चाहती हूँ आज, कि आज के दौर में सिफोलॉजिस्ट होना कितना मुश्किल काम है। तलवार की धार जिस पे आप लोग पैर रख के आगे बढ़ते हैं इलेक्शन के टाइम पर, कैसा रहता है एक्सपीरियंस? देखिए, कई तरह के चैलेंजेस हैं, फंडिंग से लेकर करके सैंपल साइज, एक्यूरेसी। लेकिन मुझे लग रहा है सबसे बड़ा चैलेंज है आपकी न्यूट्रलिटी पर प्रश्न चिन्ह लगाना। आपको गलत हो गए हैं, आप गलत हो सकते हैं, लेकिन उससे कोई गलत होना नहीं मानता, यह मानता है कि आपका शायद झुकाव किसी और की तरफ था, इसी के लिए आप। तो मुझे लग रहा है न्यूट्रलिटी पे के टेस्ट के पे खरे उतरना सबसे बड़ा चैलेंज है। पर है क्या आज के वक्त में कोई न्यूट्रल है क्या वाकई? कहते हैं एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ पॉलिटिकल बीइंग इन इंडिया नाउ। एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ पॉलिटिकल मैन, दैट्स ट्रू। क्योंकि हमारा एक वोट है, हमारा वोट तो किसी न किसी पार्टी को जाएगा। लेकिन क्या प्रोफेशनली हम काम उसको कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मुझे लग रहा है प्रोफेशनली हम सब प्रोफेशनली अच्छे तरीके से काम करते हैं, अपने बायसेस को किनारे रख के काम करते हैं। कम से कम मुझे तो इसके बारे में, अपने बारे में कोई संदेह नहीं है। जिस बात की मैं चर्चा कर रहा था कि विधानसभा के अगर आप चुनाव देखें तो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के पक्ष में मुस्लिम वोट गया था। लेकिन मैं अभी क्यों कह रहा हूं कि मुझे लगता है मुस्लिम वोट ठाकरे ब्रदर्स की पक्ष में जाएगा, क्योंकि अगर बीएमसी के चुनाव को देखें तो महायुति को टक्कर देने वाला ये अलायंस उन्हें ज्यादा दिख रहा है कांग्रेस के बजाय। इसी के लिए दुविधा है उनके मन में कि मुस्लिम वोट किस तरफ जाए। लेकिन मुस्लिम वोट के ठाकरे ब्रदर्स की तरफ शिफ्ट होने की वजह यही है क्योंकि उन्हें लगता है कांग्रेस ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो महायुति का मुकाबला कर सके। इस वजह से मुस्लिम वोट मुझे उस तरफ जाते हुए ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। विनेबिलिटी देखते हुए स्ट्रेटेजिक वोटिंग होगी मुस्लिम वोटों की, इस पर आपकी राय? और साथ ही आपको क्यों लगता है कांग्रेस अलग गई? कांग्रेस अलग गई क्योंकि उसको एक नेशनल परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखना है। अंजना दी, पिछले लोकसभा चुनाव से लेके अभी तक आप देखेंगे तो अब कांग्रेस ने धीरे धीरे कोशिश करना चालू करी है, जो उसका वोट बेस होता था नेशनल लेवल के, राष्ट्रीय लेवल के ऊपर, जो बड़ी संख्या में मौजूद है, वो मुसलमान और दलित। और मुसलमान और दलित जो है धीरे धीरे एक एक राज्यों में वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है हर राज्य में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र में दलित का अच्छा खासा बेस था और इसके चलते अन्य बड़े राज्यों के मुकाबले आज भी महाराष्ट्र में कांग्रेस जिंदा है, वो ऐसा मानते हैं। मुझे लगता है क्षेत्रीय दल ये दोनों वोट बैंक मेरा खींच रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो हर जगह क्षेत्र, चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, आपने चाहे तमिलनाडु हो, हर जगह आपने देखा कि दलित और मुसलमान के जो आज की डेट में अलाइनमेंट इज मोर टुवर्ड्स द रीजनल पार्टी बनिस्बत इसके के कांग्रेस। तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि यदि ये दो साथ में नहीं होंगे तो फिर कोई साथ में नहीं होगा। तो उस वजह से एक ही कारण है। दूसरी मेरी राय भिन्न है जहां तक मुस्लिम वोट का सवाल है और बीएमसी चुनाव का सवाल है। मुझे ऐसे अभी भी क्लियर लग रहा है क्योंकि देखिए, मुस्लिम वोट बॉम्बे की बात करें तो 3 जगह पे बड़ी संख्या में कंसोलिडेशन है। जो आप ये कहते हैं कि 19% मुसलमान बॉम्बे में है, तो उसमें 3 जगह है। एक है भाईकला एरिया जो कि साउथ बॉम्बे में आता है, दूसरा है मानखुर्द और गोवंडी जो ईस्टर्न बॉम्बे में आता है, और तीसरा है जोगेश्वरी जो कि वेस्टर्न साइड पे आता है। तो तीनों जगह है। तो 2 जगह खासकर मानखुर्द और गोवंडी, वहां पे समाजवादी पार्टी की एंट्री है। वहां से जो एक सीट आई है असेंबली की वो वहां से, और करीब 6 से 8 सीटें वार्ड की आती हैं वहां से। अब बात कर लेते हैं भाईकला की, तो वहां एक एमआईएम है, वहां के आपके वारिस पठान जी जो आते हैं वो वहां से चुनाव जीत भी चुके हैं असेंबली का, जो 19 के असेंबली इलेक्शन में, 19 या शायद 14 के असेंबली इलेक्शन से, और अच्छी खासी संख्या में वो मुस्लिम वोट वहां से काटते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आज भी ऐसा मानता हूं कि मुस्लिम वोट के विघटन की वजह से इतने सारे लोगों में कांग्रेस, यूबीटी, समाजवादी पार्टी और एमआईएम, आप देखेंगे कि शिंदे सेना और बीजेपी, जिसको आप एनडीए या महायुति कह लीजिए, वो आज की डेट में अच्छी खासी लीड पर नजर आती है। बस मेरा सब्जेक्ट एक ही है कि, और 55%, 56% वोटर टर्नआउट जहां तक सवाल है, मुझे नहीं लगता कि ये होने में इस बार कोई प्रॉब्लम होने वाली है। जिस हिसाब से बीजेपी की मशीनरी जो जमीन पे काम करती है वोटरों को बूथ तक लाने के लिए। अमिताभ जी, एक वक्त पर ऐसा था जब बीएमसी चुनाव आए गए हुए, पता भी नहीं रिजल्ट आता था, उसमें भी होता था कि रिजल्ट दिखाया कि नहीं दिखाया। अब बीएमसी चुनाव भी इतना बड़ा हो गया है
कि बड़े से बड़े नेता, मुख्यमंत्री, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं प्रचार के लिए और इतना लेवल पे ये फाइट है। लेकिन वो कहते रहते हैं कि कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ताओं की लड़ाई है, हमारी तो है ही नहीं चुनाव, ये तो कार्यकर्ताओं का चुनाव है। मैं आपसे कार्यकर्ता या नेता के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, वोटर, क्योंकि आप उनसे भी मिलते हैं। क्या वोटर ये जो सहूलियत वाले अलग अलग रिलेशनशिप्स बनाई जा रही हैं, इसको भूलेगा विधानसभा तक? देखिए, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट ये बताता है कि क्योंकि महाविकास आघाड़ी जीती, तो कहीं ना कहीं एक ये मैसेज कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे रियल शिवसेना या रियल एनसीपी थे, उस वक्त ऐसा एक मैसेज गया। लेकिन हमने देखा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में बिल्कुल विपरीत रिजल्ट आया, जिसमें यह क्लियरली एस्टैब्लिश हो गया कि एनसीपी अजित पवार और शिवसेना एकनाथ शिंदे रियल शिवसेना है। एटलीस्ट एकनाथ शिंदे में, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में अगर बॉम्बे छोड़ भी दें। अब इस चुनाव में क्योंकि देखिए जो 45% लोग नहीं वोट कर रहे हैं, उसका एक ये भी कारण है, एक अर्बन एपैथी जो है, क्यों है लोगों में कि और वो तो विधानसभा में भी रहती है, मुंबई में, वो तो लोकसभा में भी रहता है। हाँ, निकलना नहीं, ड्राइंग रूम में डिस्कशन कर लेते हैं, वोट करने नहीं जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इस मुद्दे का असर होगा जो आप कह रही हैं, तो टर्नआउट हो सकता है और कम हो जाए, होना चाहिए, या फिर दिस इज द वे ऑफ लाइफ, पीपल, पब्लिक यहां पे एक्सेप्ट कर चुकी है। क्योंकि सुबह ही जब आप देवेंद्र जी से बात कर रहे थे वो ओटीटी सीरीज की, तो आई थिंक उन्होंने 2029 के बारे में कुछ कहा कि अब आगे क्या होगा या ऐसा कुछ। इसका मतलब है कि 2029 के विधानसभा चुनाव में बिल्कुल स्थिति अलग भी हो सकती है। बीजेपी अकेले भी लड़ सकती है। जो आज की स्थिति है उसकी तैयारी ऑलरेडी एनसीपी अजित पवार ने शुरू कर दी है।